तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल से में पढ़ लिया है। अभी मान लो डिटेल से पढ़ लिया है तो रिवीजन टाइप करेंगे, लेकिन रिवीजन से भी अगर इन शॉर्ट पढ़ाई करनी है तो रिवीजन से भी हम ठीक ठाक करा देंगे आपको, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट में तीन लोगों की मेन कहानी चल रही होती है। क्या? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। क्या कहानी चल रही है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये मेन कहानी, मतलब हमारे पास वोल्टेज है, हमारे पास I मतलब करंट है, हमारे पास रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को अपोज करता है ना। कोई ऐसे वायर है, वायर में तुम करंट दे रहे हो तो कुछ रेजिस्टेंस भी मिलेगा। भाई रोड में गाड़ी चला रहे हो तो कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा ना, और फ्रिक्शन मिलेगा, टायर्स को फ्रिक्शन लगेगा तो कुछ रेजिस्टेंस जरूर रहेगा। तो ये रेजिस्टेंस होता है जो कि ओम लॉ बेस पर है, हमने डिटेल में पढ़ा है। आई फॉर करंट, ठीक है। करंट का मतलब होता है कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से एक वायर से कितने चार्जेस पास आउट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं आई मतलब करंट, ठीक है। और वी इज द वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब था पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे एक भरी बाल्टी है, एक खाली बाल्टी है, और दोनों पाइप से हमने कनेक्ट किया तो भरी बाल्टी में पानी खाली बाल्टी की तरफ जाएगा। अगर वो बाल्टी हाइट पर रखी हुई है या बीच में भी रखी हुई, दोनों बैलेंस में रखी हुई, तो भरी बाल्टी का पानी खाली बाल्टी में जाएगा। तो एक पोटेंशियल होता है जिसकी वजह से पानी दौड़ता है। इसी तरह अगर दो पॉइंट के बीच में, दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये मेन कहानी थी, ठीक है। जिसमें आई के लिए अगर हम इंडिविजुअल फॉर्मूला देखें तो आई का मैंने मतलब क्या बताया था, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी कि पर सेकेंड कितने चार्जेस फ्लो। क्यू मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। क्यू का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो अगर इसी को और एक्सटेंड करें, मतलब क्यू को भी खोलें तो एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई द चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ अपॉन टी। तो ये क्यू को भी ओपन करते हैं तो आई से एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा पर मिनट या पर 2 मिनट, तो उसको सेकेंड में बदल के, और ई का हमें मालूम ही है कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो ये तो एक करंट का एक अलग से रॉ एक फार्मूला हो गया। फिर पोटेंशियल डिफरेंस से ये एक फार्मूला हो गया, V इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल बेस अगर हम समझें तो फॉर्मूले में एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें आर दे दे, क्यू दे दे, बोलेगा V निकालो, और टी दे दे, तो अब आर V निकालने के लिए आई भी चाहिए। V निकालने के लिए आर के साथ आई चाहिए, तो आई कैसे निकालो, क्योंकि तुम्हें क्यू और टी दिया था अलग से आए, आई को निकाला क्यू बाई टी करके, और तुमने बाद में आंसर निकाल लिया, V निकाल लिया, ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हम वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट को अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो जूल पर कूलम कह सकते हो, क्योंकि एसआई यूनिट जरूर आते हैं, जूल पर कूलम। तो याद रखना, तो 1 वोल्ट का मतलब ही क्या होता है कि अगर हम बोलेंगे 1 वोल्ट करंट है, ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 जूल वर्क अपॉन, एक्चुअली होता है वर्क अपॉन चार्जेस होते हैं। तो 1 वर्क मतलब जूल और चार्जेस मतलब कूलम। तो अगर एक कूलम से जो भी काम कराया हमने उसी को बोलते हैं उसका 1 वोल्ट, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क अपॉन कूलम मतलब क्यू मतलब चार्जेस क्यू, ठीक है ना। तो इस तरह वोल्ट को इस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। हर एक की SI यूनिट में मालूम होना चाहिए। आई की जैसे एम्पेयर होती है, वोल्ट की हम कह सकते हैं, वैसे वोल्ट को V बोला जाता है, लेकिन अगर हम इसकी फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो वर्क अपॉन यानी जूल अपॉन कूलम होता है। जूल पर कूलम, वो -1 मतलब पर कूलम, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरीके से तो इस बेस पे न्यूमेरिकल्स तुम्हें मिलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बेस पर। बाकी क्यू बाई टी के बेस पर भी मिलेगा, और आई इंटू आर तो है ही है, ठीक है ना। आई इंटू आर तो है ही है। तो ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलेंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट, देखो अकॉर्डिंग ओम लॉ करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो भी करंट दौड़ रहा है वो डायरेक्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर हम लोग टेम्परेचर को क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें। टेम्परेचर कांस्टेंट बोला, रेजिस्टेंस को तुमने कांस्टेंट रख दिया। भाई ये याद रखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर को या दूसरी फिजिकल कंडीशन को हम कांस्टेंट रख दें, कुल मिला के आर को कांस्टेंट रख दें, तो V और I में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इसका ग्राफ ज़रूर आता है। क्या? इधर होगा V, इधर होगा I। तो अगर कोई कंडक्टर या कोई मैटर ओम लॉ फॉलो कर रहा है, तो ओम लॉ फॉलो कर रहा है तो उसका जो लाइन बनेगी कुछ इस तरह रेजिस्टेंस की लाइन बनेगी। ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। तो ये वी आई का ग्राफ है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन मैंने मतलब क्या बताया था ग्राफ में, भाई आप राइट हैंड लो, लेफ्ट हैंड लो, राइट हैंड को बेंड करो, क्रॉस करो, लेफ्ट हैंड को क्रॉस करो। तो राइट हैंड का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशन, है ना, पॉजिटिव रिलेशन, और लेफ्ट हैंड का मतलब इनवर्स रिलेशन। देखो ये डायरेक्ट है मतलब पॉजिटिव रिलेशन है। एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी भी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल बेस मोस्टली मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा
और जो कॉन्सेप्शुअल होगा, जब हम लोग क्वेश्चन पेपर या स्पेशल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्शुअल बेस पे और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है ना। तो जैसे ये ओम लॉ है जो फॉलो कर रहा है, ओम लॉ फॉलो, ओम लॉ फॉलो, तो ऐसा बने ग्राफ। अगर ये उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर, क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। ठीक, इसी तरीके से अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है जो ओम लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसका आई और वी का ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कुछ इस तरीके से लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर ग्राफ है तो उसे हम बोलेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर, मतलब जो ओबे ओम लॉ ओबे नहीं करते हैं, ओम लॉ ओबे नहीं कर रहे तो ऐसे कर्व टाइप का बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन तुम्हारी नहीं बनेगी, तो नॉन ओमिक कंडक्टर। हाँ इसे ये देखो, ओमिक कंडक्टर ओम लॉ फॉलो लिखा हुआ है पूरा पूरा। ठीक है ना। इसीलिए एक कोशिश करेंगे एक पेज में ही थोड़ा रिवीजन टाइप हो जाए, अगर आपको डिटेल्स पता है, डिटेल्स वाले लेक्चर देखे हैं। ठीक है, तो डजंट फॉलो ओम लॉ, डजंट फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, और ये v इज इक्वल टू आई आर पे न्यूमेरिकल बहुत सारे मिलेंगे, तो हम लोग कर लेंगे, कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अगर कॉन्सेप्शन की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस पर आता है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस होता है किस पर, मतलब उसके क्या फैक्टर है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, करंट की रुकावट क्यों हो रही, करंट क्यों रोक रहा है कंडक्टर, ये कुछ तो बात होगी, है ना। मटेरियल पे डिपेंड होगा भाई, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसमें रेजिस्टेंस कम है कॉपर में। ठीक है, लेकिन उसी साथ एल्युमिनियम है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा, उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, आयरन उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। लेंथ हो गई, तो क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से फैक्टर, कभी फैक्टर आ जाए तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो जैसे कि बोले रेजिस्टेंस के क्या क्या फैक्टर है, मतलब रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, तो फैक्टर का मतलब यही हुआ। तो मटेरियल हो गया, दूसरा लेंथ हो गया, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तीसरा हो गया थिकनेस, थिकनेस तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर थिकनेस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, वायर अगर मोटा है रेजिस्टेंस कम मिलेगा, वायर ऐसे पतला है करंट ज़्यादा भर भर के दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन भर भर के, इसे रोड पतला सा रोड है, ट्रैफिक बहुत है, रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, रुकावट ज़्यादा मिलेगी। तो थिकनेस में भी डिपेंड करता है, थिकनेस कम मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, थिकनेस ज़्यादा, वायर मोटा होना, थिकनेस ज़्यादा होना मतलब रेजिस्टेंस कम मिलेगा, चौड़ा रोड मिल जाएगा ना। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी देखो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मटेरियल तो ये डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर उसकी। ठीक है, कौन अच्छा कंडक्टर है। लेंथ, लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, देखो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। थिकनेस का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन, थिकनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसी तरीके से टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वायर हीट हो रहा है तो रेजिस्टेंस मिले, करंट अच्छा नहीं मिलेगा। बात आ गई समझ में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ सीखते जा रहे हैं, और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्शुअल भी चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो न्यूमेरिकल भी करना आसान हो जाएगा। इसी तरह अगर इसी से एक फॉर्मूला हम ले लें, देखो यानी रेजिस्टेंस किसके पर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मार सकते हैं, यहाँ पे कोने मार दें क्या, दूसरा कलर भी पहने, वन मोर कलर। तो देखो अभी कैसे हम फॉर्मूला यहाँ से बना देते हैं, तो यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सही है, ठीक है चल रहा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई डायरेक्ट रिलेशन किससे, लेंथ से है, तो एक तो एल ऊपर आएगा, और एरिया, थिकनेस मतलब एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, कितना मोटा वायर मतलब एरिया हुआ ना, तो एरिया का इन्वर्स रिलेशन है, देखो एरिया का ऊपर इन्वर्स लिखा है ना, नीचे एरिया आएगा। मटेरियल कितना अच्छा मटेरियल है तो होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी इधर आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर रजिस्टिविटी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, मटेरियल पर, तो वो मटेरियल कैसा, वो रजिस्टिविटी होगी। लेंथ जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उतना रेजिस्टेंस रहेगा। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया मतलब ऐसे क्रॉस सेक्शन, केबल नॉर्मली गोल होते हैं ना राउंड, तो पाई आर स्क्वायर, तो जितना बड़ा रेडियस होगा, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना रेजिस्टेंस तुम्हें कम मिलेगा। तो यार फॉर्मूला भी तो निकल गया यहाँ से। अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, तुम्हें रजिस्टिविटी दे देगा, एल दे देगा, दे देगा, बोला रेजिस्टेंस निकालो। या फिर ऐसे पूछा वी इक्वल टू आई इंटू आर, आर तुम्हें दिया नहीं है, आई दिया हुआ है, आर के टर्म में दूसरी इन्फॉर्मेशन दी है, रजिस्टिविटी एल दिया हुआ है, तो यहाँ से तुमने रजिस्टेंस निकाला, यहाँ पे डाल लिया रेजिस्टेंस वी निकाल लिया। तो
इस तरह, या फिर पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बोले एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एरिया को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा भाई, एरिया डबल कर दोगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। लेकिन अगर रेडियस डबल कर दोगे, लेकिन अगर रेडियस डबल कर दोगे तो फिर आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर से 4 गुना कम हो जाएगा। वो हम लोग करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दिलो दिमाग में रहना ज़रूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद रजिस्टिविटी है, दिस सिंबल इज फॉर व्हाट, रजिस्टिविटी। तो रजिस्टेंस रजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है भाई, रजिस्टेंस तो लेंथ एरिया सब में डिपेंड कर रहा है, लेकिन रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, रजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसी तरह कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी के सिंबल ऐसे देते हैं हम लोग, ऐसा सिंबल दे देते हैं कंडक्टिविटी, जो कि रजिस्टिविटी का अपोजिट होता है, जो कि रजिस्टिविटी का अपोजिट है ना। कि किसी मटेरियल में रजिस्टिविटी कम होना मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होना, रजिस्टिविटी कम है, रुकावट कम है, मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो कॉमन सेंस वाली बात होगी ना। तो अब देखो रजिस्टिविटी की ये आती यूनिट आती है, रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है। अब तो किसी भी चीज़ की यूनिट निकालना है, चलो बाकी पार्ट यहाँ कर रहे हैं हम लोग। किसी भी चीज़ का यूनिट निकालना है तुम्हें, तो यूनिट कैसे निकालो, किसी की रजिस्टिविटी की निकालना है तो कैसे निकालो। देखो रजिस्टेंस को पता है ओम होती है यूनिट, रजिस्टेंस की क्या होती है ओम, करंट की एम्पियर, दूसरा मैंने एम्पियर, ठीक है ना। वोल्ट की तो वोल्ट होगी या तो फिर जूल पर कूलम होगी वोल्ट की, ठीक है ना। इसी तरह रेजिस्टेंस की तो ओम होगी। अब रेजिस्टिविटी कैसे निकलेगी, हमें फॉर्मूला मालूम था क्या, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट चाहिए तो सब रेजिस्टिविटी को एक तरफ रखा, बाकी सबको उधर में जो एरिया नीचे डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया, लेंथ ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो गया। रेजिस्टेंस मतलब ओम, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, लेंथ मतलब मीटर में होती है ना, लेंथ किस में होती है मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। 1 m से 1 m गया, 1 m से 2 m है ना, ऊपर 1 m गया, बचा ओम मीटर आ गया रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं, हम बता रहे हैं आपको, यूनिट बेस पे इसके ऐसा यूनिट बताओ, इसकी यूनिट बताओ, ये आते रहते हैं, एमसीक्यूज बेस पर भी आते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं अभी न्यूमेरिकल पे, और अभी न्यूमेरिकल बेस्ड फॉर्मूले और हैं। अब जो कॉन्सेप्ट जैसे कि हमको इस टाइप के न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं, ये देखो जैसे कि मटेरियल ऑफ वायर की चॉइस पर देखो, अभी क्वेश्चन आया था किसी के प्रीलिम्स में कि वायर यूज फॉर इलेक्ट्रिक कनेक्शन फॉर पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा वायर यूज़ होना चाहिए। अब वायर कौन सा यूज़ होना चाहिए जिसमें कम से कम क्या हो, रेजिस्टेंस हो, यानी कॉपर अच्छा होगा। अब ऑप्शन देते कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। तो अब कॉपर एल्युमिनियम दोनों ही है, लेकिन कॉपर बेस्ट है कंपेरेटिवली एल्युमिनियम, तो कॉपर आप ले लोगे, है ना। इस तरह मटेरियल वायर कंडक्टर के लिए, यानी वायर के लिए, केबल के लिए कौन सा वायर अच्छा होगा। फिर रेजिस्टेंस वायर, सच वायर, मतलब समझ रहे हो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ, देखो चॉइस फॉर मटेरियल ऑफ वायर, तो किस पर्पस के लिए तुम्हें वायर चाहिए। अगर पर्पस चाहिए तुम्हें अच्छा पावर जाए, अच्छा करंट जाए, तो तुम कौन सा वायर यूज़ करोगे, कॉपर यूज़ करोगे, है ना। अगर तुम्हारा पर्पस है कि रेजिस्टेंस बहुत मिले, क्या मिले भाई, कोई पर्पस है रेजिस्टेंस हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, हाई रेजिस्टेंस दे रेजिस्टेंस मस्ट नॉट चेंज टू चेंज टेम्परेचर के चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस ना बदला हुआ, तो कौन सा ये ले ले मटेरियल ले लें, मैग्नीनियम या फिर कॉन्स्टेंटाइन ले लेंगे हम लोग, जिससे कि इसके रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर से इस पर ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अलग अलग पर्पस होते हैं, कहीं पर रेजिस्टेंस ज़्यादा भी चाहिए, कहीं पर रेजिस्टेंस कम है। जैसे फ्यूज़ वायर में कौन सा होना चाहिए, जो हमारे फ्यूज़ में लगते हैं कि पावर है ना मेरे घर में ज़्यादा ना आने पाए, वहीं पर रोक ले, तो फ्यूज़ वायर क्या करता है, जैसे पावर ज़्यादा आता है फ्यूज़ वायर कट हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मतलब ये वायर बिल्कुल पतला सा वायर हम लोग बनाते हैं कि उतना ही पर्टिकुलर करंट ही पास होगा, उससे ज़्यादा करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। यानी इस पर जो वायर चाहिए फ्यूज़ के लिए, ऐसा वायर हो कि जल्दी से मेल्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए उसका, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हाँ लेड यूज़ करते हैं या टेन यूज़ करते हैं। ऐसे वायर एग्जाम में आते हैं, फ्यूज़ में कौन सा वायर यूज़ करना चाहिए, तो लेड, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब जल्दी कम मतलब जल्दी से टेम्परेचर, थोड़ा ही बढ़ा टेम्परेचर फ़ौरन इसका ये मेल्ट हो जाएगा और कट ऑफ हो जाएगी, लाइट आगे जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो याद करना फ्यूज़ वायर के लिए ये सब आता है एग्जाम में, कौन सा, तो लेड याद रखो, टिन याद रखोगे। इसी तरह जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता था, अब उसमें तुम लेड लगा दोगे तो बल्ब जल्दी गर्म होता है, लेड तो फ़ौरन पिघल जाएगा और तुम्हारी लाइट बंद हो जाएगी। तो बल्ब जो कि हीट भी हो रहा है, हमें रोशनी चाहिए, लेकिन हीट
कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में बदलती है। तो ऐसे कौन सा वायर लगा दें अंदर की ज़्यादा पिघले ना जल्दी, उसके लिए हम लोग देखो टंगस्टन लगाते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जल्दी पिघलेगा नहीं। टंगस्टन होता है नहीं, हीटर में देखो ये सब वायर यूज होते हैं, टंगस्टन यूज होते हैं, ये सब आते हैं एग्जाम में। देखो हीटिंग एलिमेंट में जल्दी से हीट हो जाए, निक्रोम बहुत यूज करते हैं, ये मेल्ट नहीं होगा, जल्दी हीट भी होगा, मतलब जल्दी भी हीट होगा एज वेल एज मेल्ट भी नहीं होगा। और ये टंगस्टन हीट जल्दी होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मेल्ट जल्दी नहीं होगा, पिघलेगा नहीं जल्दी, टूटेगा नहीं। और निक्रोम जल्दी टूटेगा भी नहीं और जल्दी से हीट भी हो जाएगा। तो ये सब आपको याद है, जो हीटर में यूज होते हैं। निक्रोम यूज होता है क्योंकि हीटर हमें हीट चाहिए तो जल्दी हीट होना चाहिए। तो ये बहुत ही इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निक्रोम इज हाई, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब मालूम क्या होता है, कि जल्दी हीट करेगा वो, ठीक है ना। तो ये सब एग्जाम में आते हैं, इधर क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सुपर कंडक्टर इसका मतलब है जिसमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो, पूरा जीरो तो नहीं होता है किसी में भी, कुछ ना कुछ तो जीरो मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जिसमें कंडक्टेंस इन्फिनाइट हो, यानी रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो, या उसी का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझो आप। बाकी न्यूमेरिकल मैंने कराए हो वो आप कर सकते हो। अब देखो सेकेंड पार्ट में फिर ईएमएफ के बारे में आता है। किसके बारे में आता है? ईएमएफ। तो हमें पता है कि करंट को बहाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। तो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज वोल्टेज। ईएमएफ का मतलब ही होता है वोल्टेज, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल में ये यूज होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज के मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू, ठीक है। अगर हम सेल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वहाँ पे दो फॉर्मूले होते हैं। ये देखो सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल का ईएमएफ होता है क्या मालूम है, कंपनी वाले सेल में आपको छाप के क्या दिया, 12 वोल्ट, लेकिन जब आप चेक करोगे तो उसमें 12 वोल्ट नहीं मिल रहा, उसमें 11.5 वोल्ट मिल रहा है। 5 वोल्ट कहाँ गया? तो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल में, वो 5 वोल्ट खा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अगर ईएमएफ देखोगे तो ईएमएफ कैसे मिलेगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट कैसे मिलेगा, 11.5 टर्मिनल वोल्टेज चेक करने में प्लस रेजिस्टेंस खा रहा है 0.5। तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ई एम एफ इज इक्वल टू वोल्टेज मतलब तो टर्मिनल वाला जो चेक कर रहे हो 11.5 प्लस आई इंटू आर। आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि आई इंटू आर मतलब होता है वोल्टेज। तो ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ये वोल्टेज हमने वी टी लिखा जो तुमने चेक किया, ये वोल्टेज हमने फॉर्मूले से लिखा आई इंटू आर, ठीक है। तो ये होता है ईएमएफ का फॉर्मूला कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओवरऑल ईएमएफ भी वोल्टेज ही है। तो जो तुम्हें प्रिंट वाला वोल्ट है उसे बोलते हैं ईएमएफ, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इसमें भी यही आता है कि बोलेगा स्मॉल आर बताओ रेजिस्टेंस निकालो, तो कैसे निकालोगे, पहले वीटी को उधर भेजोगे माइनस कराओगे, फिर आई को लाके डिवाइड, भाई ऐसे तो आएगा, वीटी इधर आके माइनस हो जाएगा, फिर आई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, है ना। वीटी मतलब टर्मिनल वोल्टेज, भाई वीटी इधर आके माइनस हुआ, है ना, फिर आई मल्टीप्लाई में आई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के मतलब अलग अलग फॉर्म बेस पर आते हैं। कभी हो सकता है आर निकालना बोले, कभी टर्मिनल वोल्टेज बोल दे, आई आर दिया हो तो आई आर इधर लाके तो माइनस करा सकते हो। ये से इस तरीके से एक फॉर्म खाली तुम्हें याद रखना है। टर्मिनल मतलब जिसे चेक कर रहे हैं ना हम लोग, दो एंड में सेल के दो एंड में चेक कर रहे हैं, उसे बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल टर्मिनेट होना, एंडिंग पॉइंट। तो अलग अलग फॉर्म है, ये देखो इंटरनल वाला मैंने बता दिया ना, ई माइनस वी बाई आई, ये देखो ई माइनस वी बाई आई, है ना, वी मतलब टर्मिनल वोल्टेज वाला वी। हाँ, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब ये आ सकता है ऐसे कि एमसीक्यू पे फैक्टर बताओ जो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है, मतलब फैक्टर्स बताओ अफेक्टिंग दी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। भाई सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा मिल गया तो खुली जगह मिल गई तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बड़ी जगह मिलेगी ना, गाड़ी फास्ट भागेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा भाई। डिस्टेंस अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा दो इलेक्ट्रॉड के बीच में, ये दो इलेक्ट्रॉड्स है, इसके भी जितना डिस्टेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ेगा। नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट अच्छा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, अगर डिपेंड करता है ये, ठीक है।
कि अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा। टेम्परेचर, ये देखो टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना। अभी तक हमने क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, लेकिन इसमें उल्टा है, हायर टेम्परेचर लेस रेजिस्टेंस, ये याद रखना। इस इलेक्ट्रोलाइट वाले और सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है कि हाँ, ये ऐसे ये आता है एग्जाम में ज़रूर। इलेक्ट्रोलाइट में बोले टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट में, बाकी कंडक्टर में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा रेजिस्टेंस, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होने लगता है। ठीक है, तो इस टाइप का ये आता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले समझ में आ गए। अभी न्यूमेरिकल कुछ कराएंगे हम अलग अलग इसी बेस पे। अब देखो, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके तो एग्जाम में आते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, अब दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस है सर्किट में हमें सीरीज में जोड़ना है तो उसका ऐसे बनेगा सर्किट, एक बना है, दो, तीन, है ना, इस तरीके से हमने जोड़ दिया। तो R1, R2, R3, मतलब ये हमने सीरीज में जोड़ा। तो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ओवरऑल रेजिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों को प्लस कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, सो इजी। लेकिन अगर वही पैरेलल में है तो पैरेलल में कुछ इस तरह करंट, जैसे करंट आया इसे, फिर दो वायर में डिवाइड हो गया, इधर गया, फिर एक वायर इधर गया, तो यानी करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो R1 R2, तो इसे बोलेंगे पैरेलल। पैरेलल मतलब एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है। तो याद रखना, क्या याद रखोगे, सीरीज में करंट सेम रहने वाला है, रजिस्टेंस अलग अलग होता है, वोल्टेज अलग होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग बढ़ जाएगा। तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, पूरी सर्किट का ओवरऑल आर, तो 1/R इक्विवेलेंट ऐसे निकालना पड़ेगा, 1/R1 प्लस 1/R2, अगर और है तो ऐसे करेंगे। बाद में क्या इसको सॉल्व करना है, फिर लास्ट में आके रेसिप्रोकल कर देना है, फिर बाद में क्या करना है, लास्ट में रेसिप्रोकल कर देना है। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस पर देखो सर्किट बेस पे क्वेश्चन आता है, जैसे देखो अगर इसकी न्यूमेरिकल की बात करें, इसके मैंने करवाया है हमने। अब जैसे कि ये सर्किट दे दी गई है, आपको क्या बोला गया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो ऐसे गए, बाद में तीन अलग अलग मिल गए, तो आप क्या करोगे, इन तीन को एक में करोगे पैरेलल में, फिर ये एक बन जाएगा, सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर ये इसका इक्विवेलेंट ये, फिर इसका ये, तीनों आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल तौर पर देखो, ऐसे देखो ये क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है ना, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिंप्लीफाई करके एक बनाएंगे, ये तो हो गया 2 ओम। अब इसको तीन एक कैसे बनाएंगे, साइड में आ जाओ, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6, क्योंकि पैरेलल में ना 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर अलग अलग है, 12 6 4 का 12 ले लेंगे तो इंटू 2 करेंगे, ऊपर में इंटू 2 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, ऊपर में इंटू 3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 12, 1/R इक्विवेलेंट चल रहा है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 3 6 6 6/12 1/2, फिर इसको पलटोगे 2 मतलब 2 आ जाएगा, तो यह आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। फिर आगे क्या है, 5 है। अब क्या करोगे, 2 + 2 + 5, तो 4 5 9 आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने करवाए हुए, तो आराम से तुम लोग करते रहे ना, इस तरीके से आते। अब जैसे यहाँ पर तो किधर गया, इधर गया, अब इसको कैसे करोगे, इन दोनों का एक निकाल लेंगे, इन दोनों का एक कर लेना सीरीज में, ये दोनों एक हो गए सीरीज में, इन दोनों का अलग एक सीरीज में होगा, फिर 1 2 3 पैरेलल में हो गए, ये दो मिलके एक हुआ, इधर 2 मिलके एक हुआ, तो 1 2 3 पैरेलल पे निकाल लो। फिर इसको क्वेश्चन काफ़ी सारे कराए, एग्जाम में आते ही है भाई, एग्जाम में आते ही है। फिर ये सर्किट बेस पर आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सर्किट बेस पर। सर्किट बेस पे बोलेगा कि तुमने यहाँ पर पूरी सर्किट दी हुई है, ये करंट दौड़ रहा है, ठीक है। अब ये करंट दौड़ा तो करंट इधर अलग गया, इधर अलग गया, फिर एक इधर रेजिस्टेंस है, तो बताए ये वाला आर बताओ। अब ये वाला आर कैसे बताए भाई, अब ये आर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल मिल जाए, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, याद रखना। वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, करंट अलग अलग होता है, ठीक है। अगर यहाँ पोटेंशियल मिल गया तो जो यहाँ पर V है वो यहाँ पर भी V है, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हो आप। और या तो फिर एक काम करो, करंट अगर यहाँ पर करंट मिल जाए, क्या मिल जाए, फॉर्मूला क्या, V = I × R फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे करंट मिल जाए और वोल्टेज हमें मालूम है, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट 2 ही वोल्ट वोल्टेज मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज तो कहीं भी गया नहीं, बीच में देखो बीच में रजिस्टेंस नहीं आया तो वोल्टेज कहीं नहीं गया। तो यहाँ पे कितना है, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट
2 ही वोल्ट है यहाँ पर कितना है 2 वोल्ट है। लेकिन तो यहाँ पर इंटरनल रजिस्टेंस भी लगा हुआ है 3 ओम, तो अभी तुम्हें देखना पड़ेगा कितना बाहर आ रहा है। ठीक है, तो 2 वोल्ट है, तो अब ये 2 वोल्ट यहाँ पर भी है, तो वोल्टेज तो मालूम है 2 वोल्ट। अगर यहाँ पे करंट मालूम पड़ जाए तो पता चल जाए। करंट कैसे मालूम पड़ेगा, देखो अगर करंट ये वाला वायर पे निकाल लें हम लोग, तो माइनस क्या हो, बचा हुआ करंट इसमें आ जाएगा। देखो यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम है, वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट है, तो यहाँ पे करंट मिल जाएगा I इज इक्वल टू V बाई आर। वी कितना है 2, आर कितना है 2। अब देखो यहाँ पर 2 नहीं आएगा क्योंकि देखो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल जब रेजिस्टेंस होता है ना, करंट टर्मिनल अलग मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला करंट नहीं, ये वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज तुम्हें निकालना पड़ेगा। टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला क्या, EMF इज इक्वल टू VT प्लस IR था, हमें VT चाहिए तो E इधर रख दो, प्लस I इंटू माइनस IR इधर कर दो VT। अब VT कितना देखो, E कितना है 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट छपा हुआ है ना, 2 वोल्ट माइनस I कितना है 0.25। प्रॉपर करना, देखो ये 2 वोल्ट लिखा है ना, तो 2 वोल्ट एक्चुअली बाहर नहीं निकला, क्यों, क्योंकि कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी था। बाहर कितना गया इस वायर में, ये हमें देखने के लिए हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालने पड़ेगे EMF वाले फॉर्मूले से। तो VT VT प्लस I इंटू आर, यानी I माइनस सॉरी EMF माइनस IR इज इक्वल टू VT, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए हमें। ये कितना है, देखो 2 वोल्ट दिया हुआ है, I कितना है 0.25 निकला I, और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, इंटू 3 इज इक्वल टू VT। तो 2 माइनस 0.75 इज इक्वल टू VT, तो 1.25 आ जाएगा VT। तो यहाँ पर 1.25 वोल्टेज निकला, ये 1.25 इधर आया वोल्टेज। पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल वोल्टेज करंट अलग अलग हो जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर ही 1.25, यहाँ पर ही 1.25। अब यहाँ पे करंट निकाल लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। ठीक है, 0.25 इधर से गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट इधर गया, कुछ करंट उधर गया, कुछ करंट इस वायर में गया, यहाँ पे निकाल ले रहे, बचा हुआ फिर यहाँ पे मान लिया जाएगा। तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V है तुम्हारा कितना 1.25 आ गया था ना, 1.25, और R कितना है 2 है, R2 है ना। तो अब देख लो करंट कितना आ रहा है V बाई आर से, 1.25 का आधा हो गया तुम्हारा 1.25 का आधा कितना होगा, चलो चलिए 0.26 का 12 हो रहा है ना, और 2 2 ज़ा 4, 0.625। तो यहाँ पे करंट आया 0.625, डिवाइड कर देखो जरा, सही आ रहा है ना। वन 1.25 डिवाइड बाई, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें सर्किट दी जाएगी। सर्किट के लेक्चर्स मैंने बना के रखे हुए हैं, 2-3 सर्किट, इंपॉर्टेंट सर्किट मैंने करवाया हुआ है, तो वो उस सर्किट के क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रिक भी एक टाइप की क्या है, एनर्जी है। जब एनर्जी है तो हमें पावर भी मिलेगा। एनर्जी मतलब वर्क, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट से वर्क कितना मिलता है हमें, I²R T, वर्क अपॉन टाइम, T ये होता है वर्क। और पावर मतलब वर्क अपॉन टाइम, तो T से T कट जाएगा तो I²R आ जाएगा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क कितना, क्या फॉर्मूला है वर्क का, I²R T। पावर का I²R T डिवाइड बाई T, तो T से T कट जाएगा तो I²R बचेगा। तो ये 2 फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। इसके अलावा पावर के और भी फॉर्मूले हैं वोल्टेज के टर्म में, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये भी एक फॉर्मूला है। फिर पावर का एक और फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू I²R हो गया। एक है V, पावर का एक फॉर्मूला है तुम्हारा, इसका टर्म चेंज करो भाई, जैसे कि V की वैल्यू, अगर I की वैल्यू रखोगे, I की वैल्यू क्या होती है, V बाई आर, V बाई आर, तो V² बाई आर आ जाएगा एक फॉर्मूला, एक ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम V का फॉर्मूला रखते हैं, I वैसे रखें, V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर, होता है ना V का फॉर्मूला, तो I²R तो आ चुका है, चलो अच्छा ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्मूले I²R आ चुका है, PY ये 3 याद रखने हैं पावर के,
ये, फिर ये, फिर ये। फिर करंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूछा गया तो ये फॉर्मूला मार दो। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस से रिलेटेड पूछा गया तो ये फॉर्मूला मार दो। करंट और वोल्टेज से रिलेटेड पूछा गया है तो ये फॉर्मूला मार दो। इसमें करंट और वोल्टेज है, इसमें रेजिस्टेंस और करंट है, इसमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस है ना। तो इस तरीके से पावर के फॉर्मूले अलग अलग मार सकते हो, डिपेंड करता है क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें दी हुई है। आई बात समझ में? फॉर्मूले बस दिलो दिमाग में रखना, फॉर्मूले दिलो दिमाग में है तो दिक्कत नहीं होगी। एक आता है एनर्जी का, एक फॉर्मूला आता है कितनी यूनिट इस्तेमाल हुई कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट इनटू कॉस्ट पर किलोवाट पर आवर। ये क्या है, जैसे बिजली का बिल कितना आया यूनिट, तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट पर आवर इनटू कॉस्ट पर, तो कॉस्ट में दिया रहेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी तुम निकाल के कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक एनर्जी है, फॉर्मूला वही भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला वही है। यहाँ पे अगर VIT आप करो, ठीक है ना, लेकिन इसको किलोवाट पर आवर में बदलना है ना तुम्हें, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो किलोवाट आवर पे आ जाएगा। तो वोल्ट इंटू आई इंटू टी, टाइम आवर में लेना, अपॉन 1000 करेंगे तो किलो में बदल जाएगा। ठीक है ना, इसमें टाइम आवर्स पे लेना है, टाइम आवर में लेना है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे मांग रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इन किलोवाट आवर इंटू कॉस्ट पर किलोवाट आवर। तो कॉस्ट में दिया रहेगा तो तुम्हें इलेक्ट्रिक एनर्जी किलोवाट आवर निकालना होगा। तो इलेक्ट्रिक किलोवाट आवर कैसे निकालो, V इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाई 1000, बस सीधा सीधा फॉर्मूला मार देना, सीधा सीधा। अब उसमें क्या होता है कि अलग अलग बल्ब अलग अलग ये होते हैं कि बल्ब इतने का, ये इतने का, ये इतने का, तो सब में अलग अलग तुम्हें निकालना होता है, फिर ऐड करके हाँ ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन आ जाता है। तो इसका भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराया हुआ है। ये एग्जाम में आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस इन ए वायर ऑन पासिंग करंट थ्रू इट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर। 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर, जितना भर भर के करंट जा रहा है उतना ज़्यादा हीट भी मिलेगी। तो हीट का डायरेक्ट रिलेशन I स्क्वायर से। फिर रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जितना वायर में रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा वायर हीट होगा। जैसे एल्यूमिनियम वायर ज़्यादा हीट होगा क्योंकि एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर से ज़्यादा है। ठीक है, तो अच्छा कंडक्टर नहीं तो उसमें हीट ज़्यादा मिलेगा। फिर टाइम, जितनी देर के लिए तुम करंट लगाए, मोबाइल चार्जिंग पे लगाए हुए हो तो हीट भी उतनी ज़्यादा होगी। सबका डायरेक्ट रिलेशन, इसलिए फॉर्मूला बन जाता है ये HI स्क्वायर RT, है ना, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसलिए फॉर्मूला निकल आता है। समझ गए? तो इस तरह कंसेप्चुअल में क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल मैंने करवाए हुए, ठीक है, न्यूमेरिकल से मैंने काफ़ी डिटेल्स में करवाया हुआ है।